পাখি আর ভ্রমরের ভাষাতে ভরে গেছি শুধু আলো আশাতে। আজ মন জাগে যেন ভালোবাসাতে, পাখি আর ভ্রমরের ভাষাতে ভরে গেছি। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसा मैंने कल आपको बताया था, 20 लाख का कर्जा तो हो गया था, उतारना तो था ही, दूसरा पर्याय ही नहीं था। 1736 में बुंदेलखंड में जोर लगा के टैक्स वसूली बाजीराव ने शुरू कर दी थी। वो मुगलों का जितने भी चाटुकार राजपूत थे, अनूप सिंह वगैरह, वो थोड़े से नाराज हो गए थे क्योंकि टैक्स वसूली बहुत जोरों से और सख्ती से बाजीराव ने शुरू की थी। सारे भारत को मित्रों तब समझ आया था कि दिल्ली खतरे में आ गई है। प्रथम बाजीराव ने माड़वा के चौथाई वसूली के अधिकृत कागजात जो थे वो जयसिंह के जरिए मोहम्मद से मोहर लगवा के भेजने की मांग की। गुजरात के सरबुलंद से भी टैक्स वसूली के मंजूरी की मांग उसने कर डाली। अब मोहम्मद और अपना वजीर लाड़ साहब खान डवरा कासम वो तो तुरंत इसको मान गए कि हाँ ठीक है, आप ले लो, क्योंकि वो डर रहे थे कि कहीं बाजी दिल्ली में ना आ जाए। लेकिन ये तुर्रानी तुर्की सुन्नी धर्मांध तो थे ना, वो तो अपने आखिरत की प्रतीक्षा में थे। उन्हें बुत परस्त काफिर इन पे वर्चस्व जो उन्होंने बनाया था वो छोड़ना नहीं था। जब तक काफिर का खात्मा नहीं होता उनकी कयामत की रात आने वाली नहीं थी। ये सुन्नत पे चलने वाले अशराफ थे। तो उन्होंने जम के विरोध किया। इस मसले में अशराफ दरबारी जीत गए क्योंकि मोहम्मद भी इस्लाम का सच्चा मुजाहिदीन था। उसने मराठा के साथ बजाय उनको अनुमति देने के युद्ध की अनुमति दे दी। वैसे मोहम्मद को कहाँ लड़ना था भाई, उसको तो अय्याशी कर रही थी अपने दिल्ली दरबार में। वो तो निजाम ने सुझाव रखा था दरबार में। तो भाई निजाम और ये अवध का जो नवाब बन गया था सादात ऐसा कुछ नाम है उसका, उनकी जिम्मेदारी थी देख लेंगे भाई वो दो। अपने वजीर लाड़ साहब ने जयसिंह को पकड़ा और जयसिंह को पकड़ के फिर एक बार युद्धबंदी के बाजीराव के साथ प्रयत्न शुरू कर दिए। आखिरकार माड़वा के टैक्स वसूली के मोहर वाले दिल्ली दरबार के मोहर वाले कागज बाजीराव को भेज दिए गए। क्या इसे मित्रों मुंह काला करना नहीं कहते क्या, हिंदी में कहते हैं ना? तो मोहम्मद ने शायद यहाँ पे मुंह काला किया अपना। मोहम्मद के स्वाक्षरी वाले शाही मोहर लगा के मुगल का वकील एक था जिसका नाम था यादगार खान। यादगार खान बाजीराव से मिला। अब यादगार खान माड़वा पहुंचने से पहले ही हिंदवी स्वराज्य का एक दिल्ली का वकील था, धोंडोपंत पुरंदरे। अब धोंडोपंत पुरंदरे ने इस जो सरकारी शाही मोहर है उस संधि की पूरी जानकारी बाजीराव को ऑलरेडी पहुंचा दी थी। जैसे यादगार खान बाजीराव के पास पहुंचा, बाजीराव तो पूरा तैयार था। बाजीराव ने तुरंत रोहिला पठान का प्रश्न उठाया कि उसने बाजीराव ने कहा सारा माड़वा हमें सौंपो और रोहिला को माड़वा से निष्कासित करने का बंदोबस्त करो। मांडू का और रायसेन का किला भी हमें चाहिए और 50 लाख रुपए नगद चाहिए।
काशी, मथुरा और गया तीर्थ क्षेत्र का संपूर्ण अधिकार बाजीराव ने मांग लिया। यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम है, बाजीराव ने अयोध्या का नाम क्यों नहीं लिया? क्या अयोध्या की जमीन 1740 आते आते इतनी बंजर हो गई थी, इतना उसका नाम लोग भूल चुके थे कि बाजीराव जैसे ने भी काशी, मथुरा, गया का नाम लिया जो उचित था, लेकिन अयोध्या का नाम नहीं लिया। उसके बाद भी आप देखेंगे अहिल्या देवी होलकर, पुण्य श्लोक हमारी माता, उसने भी अयोध्या का नाम नहीं लिया है। खैर, जो दक्कन के 6 सूबे थे उनका जो टैक्स मुगल को मिलता था उसमें 2% ज़्यादा बाजीराव ने खुद के लिए मांग लिया। ये भी मांग जोड़ दी कि भाई 2% टैक्स हमें मिलना चाहिए। अब पेशवा की ये दादागिरी देख के ही यादगार खान समझ चुका था कि बाजीराव के मन में क्या है। बाजीराव का इतना रुक्ष व्यवहार आने वाले भविष्य की ओर शायद इशारा था। यादगार तुरंत भाग दौड़ के दिल्ली वापस गया। दिल्ली घबराई हुई थी। दक्कन के टैक्स में 2% पेशवा को ज़्यादा अधिकार रखने का उन्होंने अनुमति दे दी। शायद दिल्ली दरबार ने सोचा कि 2% अतिरिक्त और पैसा मिल रहा है, ये सुन के बाजीराव खुशी खुशी दक्कन लौटेगा और बीच रास्ते निजाम उसे निपटाएगा, क्योंकि निजाम से पहले ही इसने मांग की थी कि भाई तू भाग्यनगर से दिल्ली आजा फौज लेके। दिल्ली कमज़ोर हुआ था, कोई शक नहीं है, और वो निजाम भी समझ रहा था। तो दिल्ली के कमज़ोर होता हुआ देख के ये लालची बुढ़ा निजाम को अवसर लगा। निजाम ने अपने बेटे को ले लिया, गाजी को। हाँ, तो उसने भी तैयारी शुरू कर दी। वैसे 5 बार जो बाजीराव ने बेइज्जती की थी ना, उसका भी निजाम को बदला लेना था। उधर मोहम्मद ने सभी अपने जितने भी सारे भारत देश में मोमिन सरदार है उनको दिल्ली बुलाया था। निजाम को बाद में उसने जैसे निजाम की तैयारी शुरू हो गई, निजाम को फिर बाद में उसने मदद भी भेजी है, पैसों की कह रहा हूँ। खांडौरा, मीर हुसैन, ये मीर हुसैन शिया था, बस ध्यान रखो। मीर हुसैन खान कोका इसका पूरा नाम, कोका का रेफरेंस बाद में आएगा। कमरुद्दीन भी था, जो कमरुद्दीन मार खा के दिल्ली में लौटा था, वो भी उनके साथ था। और जैसे मैंने ऊपर कहा, अयोध्या का सआदत खान था। 1736 की वर्षा ऋतु में मुगलों ने अभियान की शुरुआत कर दी। बाजीराव नवंबर में दशहरा के बाद पिलाजी जाधव के साथ निश्चयी भाव से घर से निकल गया। चारों सरदारों की, यानी होलकर, शिंदे, पवार और खुद बाजी, इन सब की अगर संख्या जोड़ दे तो 80,000 के पास पहुंचती है। वैसे मैं आंकड़ों में विश्वास नहीं करता, आपको पता है। मैं पता नहीं क्यों मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये कुछ भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अब जैसे तैमूरलंग ने 1 लाख कश्मीरी हिंदुओं को दिल्ली के बाहर यमुना तट पर बिठाया था, ऐसे एक वाक्य लिखा है, वो मैंने बताया था आपको। क्या 1 लाख हिंदू बंदी बना के दिल्ली यमुना तट पे आप लाते हैं? मुझे विश्वास नहीं। चलो आंकड़ों को छोड़ देते हैं, तो 80,000 के आसपास शायद कहीं होगी, तो बड़ी संख्या थी। जनवरी 1737 में नासिरगंज के हाथों राज्य कारभार निजाम ने सौंप दिया। यही मैं जो, और निजाम भी भाग्यनगर से जनवरी 1737 में दिल्ली की ओर निकला। वैसे चिमाजी अप्पा को बाजीराव ने पत्र लिखा था कि निजाम को बीच रास्ते ही हमें रोकना पड़ेगा, तो बाजीराव की भी तैयारी थी।
5 अप्रैल 1737 का मित्रों ये पत्र है। यहाँ मालवा और बुंदेलखंड और दोआब आप तो जानते हो कि गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है दिल्ली के बाहर, उसे मोटा मोटी दोआब ही कहा जाता है। तो वहाँ पे सारी छोटी मोटी जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो फिर बाद में मराठाओं ने लड़ी, लेकिन शुरुआत हो गई थी अप्रैल 1737 में। तो ये हम जान सकते हैं कि नवंबर 1736 में यह अभियान शुरू हुआ, जून 1738 तक चला, यानी लगभग 2 साल यह अभियान लगातार चलता रहा, दोनों ओर से, मुगलों की भी और मराठाओं की भी। मोहम्मद ने अपने बेटे गाजीउद्दीन को मालवा का अधिकार सौंपा, क्योंकि बादशाह ने मालवा का अधिकार जैसे पहले अभय सिंह को जय सिंह को दिया था, अब मालवा का अधिकार निजाम ने अपने बेटे को सौंप दिया। अब मित्रों, इसकी ये मोहम्मद खान की ये प्यार भरी भाषा पे आप कृपया ना जाए। आप सोचो, जिस प्रदेश का ये सारा जितना भी क्षेत्र है वो मराठा सरदारों के अधिकार में है, तो मोहम्मद खान दिल्ली में दरबार में बैठ के ये फरमान सुनाता है कि चलो आज से मालवा निजाम का हो गया। भाई कागजात तो ठीक है, लेकिन ये तो देख कि ग्राउंड पे निजाम क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। ये दिल्ली में मात्र कागजी अधिकार देके गाजी क्या उखाड़ लेता बताओ। बाजीराव ने सारी तोपें जो थी, ज़्यादा बंदूकें जो थी, वो पन्ना में जगतराज के पास युद्ध साहित्य बाजी ने छोड़ दिया और आवश्यक हथियारों के साथ बाजी यमुना तट पे आ गया। सादात शायद केजरुद्दीन के पार्टी का था। वहाँ पे जो उसने किया, मैं बता रहा हूँ आपको जो किया। उसने फिर बादशाह को एक झूठी कहानी भेज दी कि यमुना के सामने मुगल सेना जब पहुंची, आमने सामने वाले लड़ाई में मुगलों ने बाजीराव को संपूर्ण परास्त किया। आगे कुछ ने तो तवारीखकार चाटुकार ने लिखा है कि कपड़े फाड़ के बाजीराव को हकाल दिया, कपड़े फाड़ के बाजीराव भाग गया, कपड़े फाड़ के सारी कहानी झूठी सादत खान ने रच के दिल्ली भेज दी। वो एक मराठी में कहावत है, जितना भी आप पानी डालो शौचालय में, पखाना मुबारक सतह पे कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। यही हुआ। आज हम जानते हैं हुआ क्या था। मल्हार राव और राणो जी ये दोनों दोआब में घुसे, यमुना और गंगा के बीच वाले क्षेत्र में। वहाँ पे सादात खान था। वहाँ पे सादात खान की फौज वहाँ अयोध्या से आ रही थी। इसे बंगश की फौज जो थी वो दिल्ली से आ रही थी। अब इतना देख के 12,000 की फौज सामने मल्हार बाकी थी। उसके बीच में बड़ी बड़ी तोपें मुगलों ने रखी थी और तोपों के पीछे भी 50,000 की एक फौज थी। अब मल्हारबा को लगा कि भाई 12,000 की फौज है, इसको तो हम निपटा देंगे। निपटाने लगे तो पीछे की 50,000 की और देखी। इसके बाद उनको पता चला, बाजीराव ने लिखा है कि इससे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि मराठी जानते थे इतनी फौज और 2-3 जगह से आने वाली फौज के साथ तो हम नहीं लड़ सकते। तो मल्हारबा पीछे हट गया, ग्वालियर आ गए। बाजीराव भी पीछे हटा। अब बाजीराव पीछे हटा, सादात खान को मौका मिल गया झूठी कहानी रचने का। उसने कह डाला कि भाई बाजीराव तो भाग गया। असल में बाजीराव पीछे तो आ गया, लेकिन
अब बाजीराव ने प्लान बी बनाया। जैसे मैंने कहा ना कि आगरा छोड़ के डायरेक्ट दिल्ली, प्लान बी यही था। बाजीराव मेवात के रास्ते दिल्ली घुसा है। अब सोचिए, ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि बाजीराव मेवात तक जाएगा और मेवात के रास्ते, हरियाणा के रास्ते वो दिल्ली पे अटैक करेगा। बाजीराव की फौज, मल्हारबाग की फौज तालका तोरा तक आके बैठ गई। तालका तोरा में शिविर लगाया। वो तो कहानी बात की है, लेकिन सादत खान का ये झूठ तुरंत पकड़ में आ गया। लेकिन उस वक्त जब ये झूठी चिट्ठी सादत खान ने दिल्ली भेजी, तो ये झूठ के चक्कर में आने से दिल्ली के मोहम्मद ने बड़ा जश्न मनाया। दिल्ली में उसका जश्न 2-3 दिन चलता रहा। हाँ, और तब बाजीराव क्या कर रहा था मेवात के रास्ते? बाजीराव बदावर प्रांत के अठेरे के आसपास का जो जितना भी प्रदेश था वो जला के राख करते आगे बढ़ रहा था। 1737 के फरवरी में दिल्ली के आसपास के सारा प्रदेश मराठाओं ने लूटना शुरू कर दिया। मराठा लूटते थे और खिलजी की तरह उसको आग से खाक भी करते थे। बाजीराव ने आगे जाके बादशाह से 13 लाख रुपए का खर्जाना मांग दिया और वहीं पुरानी मारवा की मांग मोहम्मद शाह से कर दी। अब ज़रूरत ये नहीं है मुझे बताने की कि भाई ये जो मांगे हैं ये हमारा लाड़ साहब, वजीर लाड़ साहब खान डोरा वही बादशाह तक लेके गया था। तो इसमें मनाने और संधि की वार्ता करने की कोशिश करने में खांडोरा आज भी लगा हुआ था। तो खांडोरा ने ये बाजीराव की 2 मांगे बादशाह तक पहुंचाई। मैंने वो चिमाजी अप्पा का 5 अप्रैल का लेटर के बारे में आपको बताया था। ये पत्र मित्रों बाजीराव ने जयपुर से लिखा है। तो ये मैंने जो कहा ना ये मेवात के रास्ते, ये फिर शायद ये जयपुर गया था जय सिंह से मिलने, और जयपुर से ये पत्र चिमाजी अप्पा को लिखा है 5 अप्रैल 1737 को। पत्र अवेलेबल है आज मित्रों। लेकिन अब मैं इस एपिसोड में मैंने एक